वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। क्या हाल चाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, छोटे मोटे गुल्लो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पिछले वीडियो में हम लोगों ने हेलो अल्केन्स हेलो अरीन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन को कंप्लीट कर लिया था, जो कि अपने आप में काफ़ी बड़ा टॉपिक था। 2 वीडियोस लगे थे और बड़े अच्छे तरीके से फुल फ्लेजेड तरीके से कंप्लीट कर लिया था। आज का वीडियो हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। गाइस, आप लोग जनरली क्या करते हो, इन प्रॉपर्टीज पर नजर नहीं मारते हो। आप सोचते हो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, एक बार पढ़ लो आगे बढ़ो। लेकिन गाइस क्या होता है, यहां पर मैंने बहुत बार देखा है कि अभी आप लोगों का 12th बोर्ड का पैटर्न थोड़ा बदला है। आपने नया सैंपल पेपर देख ही लिया होगा। अगर नहीं देखा तो मैंने नए सैंपल पेपर का इवैल्यूएशन डाला है अपने सेकंड चैनल मृत्युंजय पंड्या पर। तो सैंपल पेपर केमिस्ट्री का इवैल्यूएशन देखो, कैसा आपको बोर्ड ने बताया है, सीबीएसई वालों ने, कि कैसा पेपर आएगा। वहां पर आप देखना, आजकल वहां पर पैराग्राफ देने लग गए हैं और उस पैराग्राफ को पढ़ के आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने हैं या असर्शन एंड रीजन सॉल्व करने हैं। गाइस ध्यान रखना, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से कोई पैराग्राफ आ गया तो वो फिर इन थ्योरेटिकल पॉइंट्स पर ज्यादा फोकस करेगा, क्योंकि अभी जब मैं आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि इसके अंदर क्लास 11th फिजिकल केमिस्ट्री स्टेट्स ऑफ मैटर्स का भी इस्तेमाल हो रहा है, नॉर्मल साइंस के साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स का भी इस्तेमाल हो रहा है। तो गाइस ये चीजें इंपॉर्टेंट है, आप इनको हल्के में लेने की गलती मत करना, ठीक है। तो चलो गाइस शुरू करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स की। सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी, यूजुअली आपके जितने भी अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, यूजुअली आपके जितने भी अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, दे आर कलरलेस। नो डाउट दे ऑल आर कलरलेस। लेकिन जो आपके ब्रोमाइड्स होते हैं, यानी अगर आपके अल्काइल हैलाइड में अल्काइल ब्रोमाइड है, यानी आयोडीन लगा हुआ है या ब्रोमीन लगा है, या तो आपके हेलो अल्केन्स के अंदर या तो ब्रोमीन लगा है या तो आयोडीन लगा है, सो दे may occupy color when kept in open air। अगर आप लोगों ने इनको ओपन एयर में रख दिया, अगर आप लोगों ने इनको एयर के अंदर रख दिया, when kept in air, तो क्या करेंगे, ये कलर ऑक्यूपाई कर लेंगे। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, हम लोग सब जानते हैं आयोडीन एंड ब्रोमीन बहुत ज्यादा इजीली क्या करता है, ये कलर ऑक्यूपाई कर लेता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है ओपन एयर के कांटेक्ट में आके। जैसे ये ओपन एयर के कांटेक्ट में आएगा, ये अपने आप को आयोडीन और ब्रोमीन, क्योंकि इनका साइज बड़ा होता है इसलिए ये धीरे धीरे कलर ऑक्यूपाई कर लेते हैं। इनफैक्ट ओपन एयर से भी ज्यादा ये लाइट की प्रेजेंस में आके करते हैं। सो व्हेन केप्ट इन एयर और इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, इनफैक्ट लाइट की प्रेजेंस में तो ये बहुत ज्यादा बढ़िया तरीके से अपने आप को कलर्ड फॉर्म में ले आते हैं, कलर फॉर्म में चले जाते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत इसके अंदर किसी तरीके की। पहला पॉइंट क्लियर है गाइस। फिजिकल प्रॉपर्टी के एक एक पॉइंट को मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूं, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आए कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने में। चैप्टर बहुत इजी है, प्रॉपर्टीज बहुत इजी है, लेकिन यहीं पर इसको पढ़ लो ताकि अगर बोर्ड एग्जाम में कुछ उटपटांग क्वेश्चन आ जाए तो आप यहां से चीजों को उठा सको, ठीक है। दूसरा पॉइंट, बेटा जितने भी आपके वोलेटाइल कंपाउंड्स हैं, जितने भी आपके वोलेटाइल हेलोजन कंपाउंड्स हैं। अब बेटा वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, जो बहुत इजीली अपने आप को वेपोराइज कर लेते हैं, यानी जिनके वेपर्स बनना बहुत आसान होता है। आपको एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लीजिए आपके पास में पेट्रोल है। पेट्रोल के लिए आपका जो अल्काइल हैलाइड या हेलो अल्केन हेलो अरीन नहीं है, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं। या वो आपने देखा होगा नेल पॉलिश रिमूवर, जो आपके घर पे आपकी मदर या सिस्टर्स वगैरह या आप लोग खुद ही यूज करते हो, बच्ची लोग, आप जो पढ़ रहे हो, मेरी प्यारी प्यारी गुल्लू मुल्लू बच्चियां जो पढ़ रही है, आप लोग नेल पॉलिश रिमूवर का इस्तेमाल करते हो। तो वो नेल पॉलिश रिमूवर जैसे आप अपने नेल पर लगाते हो, वो तुरंत इवेपोरेट हो जाता है, मतलब वो इजीली वोलेटाइल है। वहीं अगर आप अपने हाथ पर ऑयल लगा लोगे, ऑयल,
तो ऑयल वहां पर बहुत देर तक रहेगा, मतलब वो वोलेटाइल नहीं है। समझ में आ रही है? तो जो इजीली वोलेटाइल हेलोजन कंपाउंड्स हैं हैव अ स्वीट स्मेल, इनकी एक अच्छी सी स्वीट सी स्मेल होती है, यानी कि आप इसको कुछ समझ नहीं पाते हैं कि कैसी है, लेकिन हाँ आपके लिए ये अच्छी है, पैलेटेबल है, आपको अच्छा लगेगा इसको स्मेल करके। मतलब कुछ फ्रूटी सी बोल सकते हो, या कुछ अच्छी मीठी सी स्मेल होती है, जैसे जो स्वीट डिशेस में से आती है कुछ वैसी इसकी अच्छी सी स्मेल होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एज कंपेयर्ड टू द पेरेंट हाइड्रोकार्बन, एज कंपेयर्ड टू द पेरेंट हाइड्रोकार्बन, the halogen compounds have high melting and boiling point। यानी अगर आप यहां पर ये देखें कि आपका हेलोजन कंपाउंड किस हाइड्रोकार्बन से बना है, तो कैसे देखेंगे? लेट से कि मेरे पास में मीथेन है, तो ये मीथेन आपका हाइड्रोकार्बन हो गया, इसमें से मैंने एक हाइड्रोजन हटाकर एक क्लोरीन लगा दिया, तो ये तुम्हारा अल्काइल हैलाइड हो गया, इसको क्या बोलेंगे आप लोग? मिथाइल क्लोराइड। तो ये क्या बन गया आपका? मिथाइल क्लोराइड बन गया। बात समझ में आ रही है? तो आपका मिथाइल क्लोराइड का पेरेंट हाइड्रोकार्बन कौन है? मीथेन। यानी मिथाइल क्लोराइड पैदा कहां से हुआ, मिथाइल क्लोराइड बना कहां से? तो आप बोलेंगे मिथाइल क्लोराइड बना मीथेन से। तो जब आप आपके हेलोजन कंपाउंड को उसके पेरेंट हाइड्रोकार्बन से कंपेयर करोगे, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इट विल बी मोर, और इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? और नॉट विथ दिस ओनली, हर किसी के साथ। अब आप यहां पर मीथेन की जगह फॉर एग्जांपल आप यहां पर प्रोपेन ले लीजिए, CH3 CH2 CH3, आप यहां पर प्रोपेन ले लीजिए और आप यहां पर ब्रोमीन लगा दीजिए, तो यहां पर क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2 Br। तो भी इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इसका लेस होगा, इसका मोर होगा। तो जो भी आपका पेरेंट हाइड्रोकार्बन है, पेरेंट हाइड्रोकार्बन के मुकाबले आपके हेलोजन कंपाउंड का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हमेशा आपको ज्यादा दिखेगा। इसमें किसी तरीके की कोई शक वाली बात नहीं है, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ऐसा क्यों होता है मैं आपको रीजन बताता हूं, बट पहले जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो लाडले बच्चों, जरा स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ये लिख लिए दोनों? चलिए बहुत बढ़िया। अब जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो हम इस पॉइंट को जरा डिस्कस कर लेते कि भैया ऐसा क्यों, ऐसा काहे को ऐसा किए। देखो प्यारे बच्चों, क्योंकि आपका जो हाइड्रोकार्बन है, योर हाइड्रोकार्बन इज बेसिकली नॉन पोलर, इट इज बेसिकली नॉन पोलर। तो यहां पर जब आपका एक मीथेन का मॉलिक्यूल दूसरे मीथेन के मॉलिक्यूल के पास इस तरीके से पड़ा हुआ होगा सिस्टम में, तो इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होंगे वो बहुत ज्यादा वीक होंगे। देयर विल बी वेरी वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड देयरफॉर इट इज गैसियस इन नेचर, देयरफॉर इट इज गैसियस इन नेचर। आप जानते हो मीथेन कैसा होता है? गैसियस नेचर का होता है। लेकिन जब आप मिथाइल क्लोराइड की बात करोगे तो मिथाइल क्लोराइड के आते ही क्या होता है? कार्बन और क्लोरीन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ जाता है। यहां पर तो कार्बन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम है, तो यहां पर जो भी बॉन्ड्स बनते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में हमेशा वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। यूजुअली इसको लंडन फोर्सेस बोलते हैं। लेकिन यहां क्या हो गया? इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये बॉन्ड आपका डाइपोल बॉन्ड बन गया, मतलब यहां पर पोलैरिटी आ गई।
अब क्या होगा जब इसके पास में, अब जब इसके पास में आपका फिर कोई कार्बन कंपाउंड आएगा, तो यहां पर इनके बीच में यू विल ऑब्जर्व अ पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव के बीच में अगेन यू विल ऑब्जर्व अ बॉन्ड, और ये बॉन्ड कैसा होगा, इट विल गोइंग टू बी अ डाइपोल बॉन्ड, जो पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव के बीच में बनता है, एंड इट इज कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग, और ये बॉन्ड कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो जैसे ही आपका हेलोजन लग जाएगा, जैसे ही आपका हेलोजन लग जाएगा, आपके बॉन्ड्स पोलर हो जाएंगे, आपके बॉन्ड्स पोलर हो जाएंगे, कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव, हेलोजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो जब दो अलग अलग मॉलिक्यूल इस तरीके से जब पास पास रखेंगे, आपको हमेशा इस तरीके से क्या दिखेगा, यू विल ऑलवेज ऑब्जर्व अ डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, एक बहुत स्ट्रॉन्ग और एक बहुत खतरनाक सा डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन आ जाएगा, जो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये सारे मॉलिक्यूल्स पास पास आ जाएंगे, और जब सारे मॉलिक्यूल्स पास पास पड़े हुए होते हैं तो आपको इनको मेल्ट करने में या आपको इनको बॉईल करने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। यहां तो बॉन्ड ही वीक है, ये जो फोर्सेस लग रहे हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में बहुत कमजोर है, वीक है, तो ये इजीली वेपोराइज हो जाएगा। इनफैक्ट ये तो गैसियस फॉर्म में पड़ा रहता है, लेकिन इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कंपैरेटिवली बढ़ जाता है। नोट करो इसको जल्दी से, ठीक है। तो क्या आप इसका रीजन क्या लिखेंगे, आप इसका रीजन लिखेंगे, मैं आपको यहां पर इसका रीजन लिखवा देता हूं। तो मेरे लाडलो, आप इस चीज का रीजन ऐसा लिखोगे, रीजन और तरीका से कितना से रीजन ही हो जाएगा दैट हाइड्रोकार्बन्स बीइंग non-polar in nature have a very weak intermolecular forces। यूजुअली यहां पर कौन से फोर्सेस काम करते हैं, यूर लंडन फोर्सेस। कौन से फोर्सेस काम करते हैं, लंडन फोर्सेस काम करते हैं, एंड हेंस हैव weak intermolecular attraction, have very weak intermolecular attraction। इस वजह से उनके पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन वीक होता है, एंड देयरफॉर दे आर लूजली पैक्ड। कैसे पैक्ड होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं, एंड देयरफॉर दे आर लूजली पैक्ड एंड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, लो होता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें अल्काइल हैलाइड्स की, इफ वी टॉक अबाउट हेलोजन कंपाउंड्स, हेलोजन कंपाउंड्स हैव पोलर bonds and therefore possess डाइपोल फोर्सेस। दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में, एक के अंदर नहीं, ऐसे दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स, ये और फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे अलग अलग मॉलिक्यूल्स, एक के अंदर नहीं होगा, बीच में होगा, अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा। तो हेलोजन्स हैव पोलर बॉन्ड एंड possess डाइपोल फोर्सेस between the molecules and have टाइट पैकिंग। और ये इसके मॉलिक्यूल्स कैसे पैक्ड होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, इनकी पैकिंग कैसी होती है, टाइट होती है, एंड देयरफॉर हैव टाइट पैकिंग। कैसी होती है, टाइट पैकिंग होती है, एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। डन, पॉइंट क्लियर हो गया अच्छे तरीके से। चलो स्क्रीनशॉट लो जल्दी से इस पॉइंट का, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया मेरे प्यारे बच्चों। सारी प्रॉपर्टीज आपके दिमाग में छप जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बस
अपने नोट्स बनाने हो तो बना लो, वरना एक बार ध्यान से देख लो। ये सारी बातें एनसीईआरटी से ही ली गई है, लेकिन एक्सप्लेनेशन में ऐसा करने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को परेशानी ना हो, सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। पॉइंट नंबर 4, प्यारे बच्चों, जो आपके लोअर हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं, जो आपके लोअर हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं, लाइक मिथाइल फ्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड एक्सेट्रा, मतलब छोटे ऐसे हेलो अल्केन्स जिसमें एक कार्बन या दो कार्बन हो, ऐसे हेलो अल्केन्स जिसमें एक कार्बन या दो कार्बन हो, ये छोटे कहलाएंगे। बड़े कौन कहलाएंगे? जिसमें बहुत सारे कार्बन हो, जैसे 1 क्लोरोपेंटेन, पेंटेन में 5 कार्बन है। तो ऐसे बड़े बड़े कंपाउंड्स की बात नहीं कर रहे हम, कुछ छोटे छोटे कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। ऐसे अल्काइल हैलाइड्स की बात कर रहे हैं जिसमें एक या दो कार्बन हो। यहां पर तो हेलो अरीन आने का सवाल भी नहीं है, क्योंकि उसमें तो 6 कार्बन होते हैं, वो रिंग होती है, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। यहां पर हम बिल्कुल छोटे छोटे, बिल्कुल शुरुआत वाले कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है। इनफैक्ट इनमें से कुछ तो रूम टेम्परेचर पे ही गैस होते हैं, इनमें से कुछ तो रूम टेम्परेचर पर ही गैस होते हैं। क्या बात समझ में आ रही है? इस पॉइंट को अभी यही रखो, इसका रीजन मैं बाद में बताऊंगा, क्योंकि इन सब का रीजन एक ही है। अगला पॉइंट देखो, आर एफ, आर सी एल, आर बी आर एंड आर आई। यहां पर आपका जो एल्काइल ग्रुप है ये सेम है, ये एल्काइल ग्रुप क्या है? सेम है। सो व्हेन an alkyl group, so when an alkyl group of same type is attached with different types of halogens, then their melting point and boiling point increases with increase in size of halogens। आपने यहां पर देखा, ये देखो, जैसे आयोडीन लगा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। तो ये जो मैंने आपके सामने ये जो चार्ट बनाया है, ये कब आपको यूज करना है? जब आपके पास में अल्काइल ग्रुप सेम हो, लेकिन आयोडीन और आपके ब्रोमीन, क्लोरीन और फ्लोरीन ये बदल दिए गए हो। तो जैसे जैसे हेलोजन का साइज बड़ा हो रहा है, वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है। क्या बात समझ में आ रही है? वैसे वैसे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ रहा है। क्या बात समझ में आ गई? इस पॉइंट को भी यही रखो। छठा पॉइंट और डिस्कस कर लेते, फिर इन तीनों के रीजन ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए आपको तीनों के रीजन में एक साथ बता दूंगा। 7 पॉइंट प्यारे बच्चे, 6 पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टी का छठा पॉइंट, as the number of carbon increases, the melting point and boiling point increases। the melting point and boiling point increases कैसे? जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपके पास में CH3F, तो इससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट होगा CH3CH2F का। इससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट होगा CH3CH2CH2F का। अगर आपके पास में CH3CH2Br, तो इससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा CH3CH2CH2Br। इससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा CH3CH2CH2
CH2Br का। मतलब अब आपने यहां पर क्या करा, हेलोजन एटम सेम रख लिया। मतलब अब यहां पर आपने हेलोजन एटम को सेम रख लिया, लेकिन आपने यहां पर नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा दिए। आपने यहां पर नंबर ऑफ कार्बन को ही इंक्रीज कर दिया। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे आपका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता जा रहा है, बिना किसी तकलीफ के बढ़ता जा रहा है। क्या ये बात समझ में आ गई? क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की, आई रिपीट, क्या इसके अंदर किसी भी तरीके की कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। अच्छा, इसका एक एग्जाम्पल उठा के दिखा दूं आपको। चलिए मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल उठा के दिखा देता हूं। मान लीजिए आपके पास में CH3F, इससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा CH3Cl का, इससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा CH3Br का, और इससे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा CH3I का। क्या बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? तो यहां पर आपने अल्काइल ग्रुप सेम रखा, आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, मतलब हेलोजन बदल दिए। यहां पर आपने हेलोजन सेम रखा, अल्काइल ग्रुप बदल दिया। लेकिन दोनों ही केस में एक बात हो रही है कि या तो तुम हेलोजन का साइज बढ़ा दो, अल्काइल ग्रुप का नहीं बढ़ा पा रहे हो तो, और यहां पर अगर तुम फ्लोरीन यहां पर अगर तुम हेलोजन नहीं बदल पा रहे हो तो कार्बन का साइज बड़ा कर दो। दोनों ही केस में आप किसी ना किसी चीज का साइज बड़ा कर रहे हो। साइज बड़ा करने से बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट बढ़ रहा है। और ये फोर्थ पॉइंट भी तो यही है कि वो कंपाउंड्स जिनका साइज छोटा है, जो छोटे मॉलिक्यूल्स है, उनका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट लो है। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, या जैसे जैसे हेलोजन का साइज बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो ये तीनों पॉइंट्स एक ही हैं। अब इनके रीजन क्या है मैं बता देता हूं, बट बिफोर दैट टेक द स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब देखो बेटा रीजन समझना। अब आप इन दो बातों का रीजन समझना। देखो, सबसे पहले मैं आपको ये नंबर ऑफ कार्बन जो इंक्रीज हो रहा है इसका रीजन सिखाता हूं, और फिर आपको ये हेलोजन का रीजन सिखाता हूं। वैसे ऑलमोस्ट दोनों की बातें एक ही है, दोनों की बात सेम है। मेरी बात समझना, आप एक बस में ट्रैवल कर रहे हो और बस में सीट छोटी छोटी लगी हुई है, तो आप, और सीट ऐसी लगी हुई है कि एक सीट पर एक ही इंसान बैठ सके, वैसे कंफर्ट वाली सीट जो होती है जैसे प्लेन्स वगैरह में लगी होती है वैसी। तो अब अगर एक बस में 30 सीट लगी हुई, 30, तो वो 30 पैसेंजर्स को बैठा पाएगा, क्योंकि वो एक सीट पर एक ही इंसान बैठ सकता है। लेकिन अगर मान लो अपनी वो लोकल बस चले तो, जिसमें बड़ी वाली सीट लगी रहती है, उसमें आप एक सीट पर, हम लोग स्कूल में 4-4 बच्चे बैठ के जाते थे, एक ऐसे कोने में दब के, फिर एक उसके पास, फिर उसके पास, और फिर किसी बाहर पैर करके बैठता था। तो 4 लोग एक सीट पर बैठते थे। तो एक बस में तो 30 लोग ही जा पा रहे हैं, और दूसरी बस में जो सेम टाइप की है उसमें सीट बड़ी होने की वजह से उसमें शायद 120 बच्चे जा पा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हुआ कि एक सीट पर कम लोग बैठ पा रहे हैं और एक सीट पर 4 लोग बैठ पा रहे हैं? आप बोलोगे सर सीट का आपने साइज बड़ा कर दिया। करेक्ट। यही बात यहां पर आपके कंपाउंड्स में भी लागू होती है, यही बात आपके कंपाउंड्स में भी लागू होती है। इसका रीजन समझना, दैट एज द नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीजेस इन अ हेलोजन कंपाउंड, जैसे ही एक हेलोजन कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते हैं, यानी मॉलिक्यूल का साइज बड़ा होता है, यानी मॉलिक्यूल का जैसे ही साइज बड़ा होगा तो उसमें नंबर ऑफ एटम्स, उसकी लेंथ, ये सब बड़ी होगी। सो एज द नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज इन हेलोजन एटम, देयर मॉलिक्यूलर मास ऑल्सो इंक्रीजेस, उसका मॉलिक्यूलर मास ऑल्सो बढ़ जाएगा, उसका मॉलिक्यूलर मास भी इंक्रीज हो गया, एंड हेंस इट्स surface area increases, and hence its surface area increases, यानी अल्टीमेटली उस कंपाउंड का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। अब अगर सरफेस एरिया बढ़ गया तो उससे हमारा क्या फायदा बेटा? उससे हमारा ये फायदा है कि जैसे मान लो आपके पास में एक कंपाउंड है जिसमें इतने सारे कार्बन और एक हेलोजन है। अब इसका सरफेस एरिया ज्यादा है तो एक कंपाउंड फिर इसके सामने आ जाएगा 3 4, 1 2 3 4 हेलोजन, एक इधर आ जाएगा 1 2 3 4, फिर एक ऊपर भी आ जाएगा 1 2 3 4 हेलोजन, 1 2 3 4 हेलोजन। मतलब ये एक बड़ा कंपाउंड, अकेला कंपाउंड
बहुत सारे हेलोजन के साथ में जुड़ने की ताकत, बहुत सारे सेम टाइप के कंपाउंड से जुड़ने की ताकत रख सकता है। समझ रहे हो, ये अकेला एक कंपाउंड, ये अकेला एक कंपाउंड जिसका साइज बहुत बड़ा है, ये इन सबके साथ जुड़ सकता है और काफी स्ट्रॉन्ग तरीके से जुड़ सकता है। समझ में आ रही बात आपको? तो इसका सरफेस एरिया क्या हो गया, बढ़ गया। तो इस अकेले कंपाउंड ने क्या करा, बहुत सारे अपने जैसे, इस अकेले एक मॉलिक्यूल ने क्या करा, अपने जैसे बहुत सारे मॉलिक्यूल के साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बना लिए। तो कंपाउंड जितना बड़ा होगा, आपका मॉलिक्यूल का साइज जितना बड़ा होगा, उसका सरफेस एरिया उतना ज्यादा होगा और उसके पास में उतनी ज्यादा सरफेसेस होंगी अपने जैसे दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग करने के लिए। इस अकेले मॉलिक्यूल की सरफेस ज्यादा बड़ी होने की वजह से अब ये अकेला अपने जैसे ढेर सारे मॉलिक्यूल्स के साथ में इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग कर पाएगा। इमेजिन करो अगर इसकी जगह एक छोटा सा मॉलिक्यूल होता, तो वो छोटा सा मॉलिक्यूल जिसका सरफेस छोटी है, वो शायद अपने जैसे एक या दो मॉलिक्यूल के साथ ही जुड़ पाता, लेकिन ये अपने जैसे बहुत सारे मॉलिक्यूल के साथ जुड़ पा रहा है। अभी तो हमने आगे और पीछे वाला स्ट्रक्चर तो बनाया नहीं, अभी तो हमने 2D बनाया, इसके आगे भी तो होंगे और इसके पीछे की तरफ भी तो होंगे। तो ये अकेला मॉलिक्यूल इत्तों के साथ जुड़ गया, और इत्तों के साथ जुड़ गया मतलब पैकिंग स्ट्रांग हो गई, मतलब मॉलिक्यूल्स 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 चिपक चिपक के बैठ गए। और अगर ये सब अच्छे तरीके से पैक्ड हो गए तो फिर आपको इनको बॉईल करने में और मेल्ट करने में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो हेंस इट्स सरफेस एरिया इंक्रीजेस एंड देयरफॉर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑल्सो इंक्रीजेस इन बिटवीन देम। इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस और बढ़ जाएगा एंड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो इंक्रीजेस। ये रीजन मेरे प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना है, ठीक है, वेरी गुड। दूसरा रीजन वो हमारे हेलोजन के साइज वाला देख लेते हैं कि सर हेलोजन का साइज बढ़ रहा है तो उससे आपका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ रहा है। अब बेटा देखो मेरी बात समझना, इमेजिन करना, फ्लोरीन इतना छोटा है और इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि वो अपना पूरा ध्यान जिस कार्बन से वो जुड़ा है उस पर लगा रहा है। जैसे आपका फ्लोरीन इस कार्बन से जुड़ा है तो इस फ्लोरीन का पूरा ध्यान, इस फ्लोरीन का पूरा अट्रैक्शन इस वाले कार्बन पर है और इसका साइज भी छोटा है। तो अल्टीमेटली साइज छोटा होने की वजह से इस मॉलिक्यूल का ओवरऑल सरफेस एरिया भी छोटा हो गया। लेकिन अगर वही मैं बात करूं आयोडीन की, तो आप देखो आयोडीन एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, सॉरी एटम है। आयोडीन एक बहुत बड़ा एटम है, इसने इसके साथ तो बॉन्डिंग बना ही रखी है, लेकिन इसका साइज बड़ा होने की वजह से और इसके अंदर वैलेंस शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होने की वजह से, आप लोग सब जानते हो कि आयोडीन के अंदर डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल का इंट्रोडक्शन हो जाता है, इसलिए इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ज्यादा हो जाते हैं। तो ये क्या करेगा, अपने पास वाले मॉलिक्यूल्स को भी, अपने पास वाले मॉलिक्यूल्स को भी अफेक्ट करना स्टार्ट कर देगा। तो इसका सरफेस एरिया बढ़ जाने की वजह से, इस आयोडीन के एटम का साइज बड़ा होने की वजह से ये अकेला अपने आसपास एक इस वाले कार्बन को अफेक्ट करेगा, एक इसके नीचे वाले कार्बन को अफेक्ट करेगा, एक हो सकता है इसके आगे वाले कार्बन को भी अफेक्ट करे, हो सकता है ये अपने ऊपर वाले कार्बन को भी अफेक्ट करे। मतलब ये अकेला सरफेस एरिया बढ़ जाने की वजह से अपने जैसे बहुत सारे कार्बन को अफेक्ट कर सकता है और ये इस कार्बन को भी अफेक्ट करे। और क्या होगा, ऐसे बहुत सारे आयोडीन है तो फिर ये आयोडीन इसके कार्बन को, ये आयोडीन इसके कार्बन को, ये इसके कार्बन को, मतलब आप समझ रहे हो बहुत ही भयानक एक नेटवर्क बन जाएगा इनके बीच में अट्रैक्शन का। तो यहां पर हेलोजन के साइज का भी वही असर हो रहा है जो आपके कार्बन की चेन का हो रहा है। बस यहां पर आपको ये बताना है कि दैट एज द size of halogen, as the size of halogen increases, the mass and the number of electrons also increases, and hence its attraction, and hence its attraction
with other molecules also increases। क्या बात समझ में आ गई? क्या इसके अंदर कोई दिक्कत? पक्का गाइस हो गया? कोई दिक्कत? So as the size of halogen atom increases, the mass and number of electron also increases obviously, and hence attraction increases of that halogen atom with other molecules, और इस वजह से आपका melting and boiling point बढ़ता है। So therefore your melting point and boiling point also increases। बहुत इजी पॉइंट है, कोई ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो प्यारे बच्चों, टेक द स्क्रीनशॉट सो दैट वी कैन मूव। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। चलो तो गाइज आप लोगों को 6 पॉइंट्स मैंने फिजिकल प्रॉपर्टी के सिखाए, अभी 7th पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखो आप समझ रहे हो पॉइंट्स बड़े डिटेल्ड में है, इन पर पैराग्राफ बनने की मेरे को चांसेस लगती है। मैं हर बार स्टूडेंट्स को बोलता हूं अगर नहीं बने तो ठीक है, लेकिन अगर बन गया तो यू विल गेट फुल मार्क्स। इसलिए अच्छे से देख लो, बस वीडियो पढ़ना है, कुछ भी नहीं करना बाद में। एज द ब्रांचिंग, अब देखना बेटा, ध्यान रखना, एज द ब्रांचिंग इंक्रीजेस द बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस। The boiling point and melting point decreases। कैसे? देखो मैं आपको आइसोमर्स का केस सिखा रहा हूं। इट इज इन द केस ऑफ आइसोमर्स। कैसे? जैसे मान लो आपके पास में कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 Br। अब ये एक लॉन्ग चेन आइसोमर है। अब दूसरा इसका आइसोमर कैसा बनेगा? CH3 C Br CH3 और यहां पर भी लगा दो CH2, तो 1 2 3 4, तो अपने यहां पर 4 कार्बन की जरूरत होगी। यस, इट इज CH2 एंड इट इज Br। ये एक आइसोमर बन गया, ये दूसरा आइसोमर बन गया। एक तीसरा आइसोमर अपन यहां बना देते हैं CH3 CH2 C CH3 BrH। अब यहां पर आप देखो, या ब्रोमीन यहां लगा दो, इन केस यू वांट टू ऐड ब्रोमीन, आप यहां पर ब्रोमीन को लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पर आप देखो, यहां पर भी 4 कार्बन है और एक ब्रोमीन है, यहां पर भी 1 2 3 4 कार्बन और एक ब्रोमीन है, और यहां पर भी 4 कार्बन और एक ब्रोमीन है। लेकिन यहां पर किसी भी तरीके की कोई ब्रांचिंग नहीं है, तो यहां पर ब्रांचिंग ना होने की वजह से इसका हाईएस्ट होगा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। यहां पर ब्रांचिंग हो गई, एक ब्रांच यहां पर बन गई, एक ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर हो गया, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा सा मिडिल रेंज में आ जाएगा, और इसमें तो पूरा ब्रांच्ड हो गया ये, तो इसका लोवेस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बन जाएगा। तो यहां पर हमको इस एग्जांपल से क्या समझ में आया कि दैट जैसे जैसे आपकी ब्रांचिंग बढ़ेगी बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट घटेगा। अगर आपसे कोई इस चीज का रीजन पूछता है कि सर इसका रीजन क्या हो रहा है, तो बताओ ना, सरफेस एरिया डिक्रीज हो रहा है एज ब्रांचिंग इंक्रीजेस। जैसे ही आपकी ब्रांचिंग बढ़ी सरफेस एरिया डिक्रीज हो गया मॉलिक्यूल का। सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स बनाने की ताकत खत्म हो जाएगी। अब ये लंबा मॉलिक्यूल है तो खूब सारा स्पेस है, खूब सारी इसके पास में सरफेस है, लेकिन यहां तो एक गोल बन गया ये पूरा गुचुड़ मुचुड़ हो गया, तो अब इसके पास में सरफेस बचीगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बनाने की, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन करने की दूसरे मॉलिक्यूल से, इसके पास में स्पेस बचीगा है, तो ये छोटा हो गया, इसलिए इसका सबसे कम हो जाएगा, इसका सबसे ज्यादा, और इसका मिडिल रेंज में। सरफेस एरिया इन डिक्रीजेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो बनाने की ताकत है वो डिक्रीज हो जाएगी, एंड देयरफॉर बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑल्सो डिक्रीजेस। देखो बहुत अच्छा पॉइंट था ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको भी अच्छे तरीके से नोट कर लो। कोई परेशानी आ रही हो तो देख लो जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ते हैं अदरवाइज। ठीक है, चलिए 8th पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अच्छी बढ़िया चल रही है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी। अब जरा हेलो अरीन को उठाकर देखते हैं, इसी चीज में आइसोमर्स की बात चल रही है। तो अगर हम बात करें इन केस ऑफ
हेलोअरीन्स, इन केस ऑफ हेलोअरीन्स यहां पर कोई फिक्स तरीका नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास में 3 आइसोमर्स हैं, ये आपका बेंजीन रिंग, यहां पर क्लोरीन और यहां पर क्लोरीन, दिस इज योर ऑर्थोक्लोरोबेंजीन, क्योंकि ऑर्थो पोजीशन पर है। दूसरा हो जाएगा तुम्हारा मेटाक्लोरोबेंजीन, मेटाक्लोरोबेंजीन, और यहां पर आपका तीसरा हो जाएगा पैराक्लोरोबेंजीन, पैराक्लोरोबेंजीन। अब प्यारे बच्चों यहां पर कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं है, मतलब यहां पर आप तीनों ही आइसोमर हैं, ये तीनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, C6H4Cl2, तीनों का ही जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो C6H4Cl2 है। आप चाहो तो इसको देख सकते हो, 6 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है और बाकी 2 हाइड्रोजन की जगह पे क्लोरीन आ गया, तो इनका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है, ये तीनों आइसोमर एक दूसरे के, लेकिन इनके बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट को आप कोई तरीका नहीं है पता लगाने। जैसे अपन ने इसके पहले देखा था ना कि ब्रांचिंग बढ़ेगी तो सरफेस एरिया घटेगा, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस घटेंगे, इसलिए मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगा। यहां पर ऐसा कोई फिक्सेशन नहीं है, यहां पर आपको एक प्रॉपर तरीका नहीं दिखाई दे रहा है बढ़ने का, लेकिन हाँ मैं ये जरूर कहूंगा कि कुछ हो ना हो इस वाले का बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है। तो बस एक बात आप लोग ध्यान रखना, दैट योर पैराक्लोरो कंपाउंड्स, यानी वो कंपाउंड्स जिनके पैरा पोजीशन पर हेलोजन अटैच हो रहा है, तो आपके पैरा हेलो कंपाउंड्स, नॉट क्लोरो, इनफैक्ट सिर्फ लिखना पैरा कंपाउंड्स, पैरा बेंजीन कंपाउंड्स, बेंजीन के पैरा पोजीशन पर अगर आप बात करेंगे, सो यूजुअली नॉट ऑलवेज, यूजुअली हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। यूजुअली इनका क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है, बिकॉज ऑफ अ वेरी स्टेबल स्ट्रक्चर, बिकॉज ऑफ अ वेरी स्टेबल स्ट्रक्चर। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, बहुत स्टेबल होता है। देखो यहां पर क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो यहां घूम रहे होंगे, इस क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स यहां घूम रहे होंगे, तो इसके अंदर जो स्टीयरिक हिंड्रेंस है वो कैसा होगा, लीस्ट। व्हाट इज स्टीयरिक हिंड्रेंस, इस दोनों एटम्स के HINDRNC, इन दोनों एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में देयर इज लीस्ट रिपल्शन। लेकिन आप ऑर्थो वाले में देखो, ये क्लोरीन और ये क्लोरीन इतने पास है, इसके अंदर ये दोनों एटम के इलेक्ट्रॉन्स ही एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर देंगे, तो इतना ज्यादा यहां पर रिपल्शन आपस में हो जाएगा, तो मॉलिक्यूल कहां का स्टेबल, अगर मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होगा तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी कहां से होगा, क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स खुद ही स्टेबल नहीं है। और यहां पर स्टेरिक हिंड्रेंस मीडियम रेंज में होता है, थोड़ी सी अच्छी दूरी बन जाती है, लेकिन यहां तो बिल्कुल अपोजिट 180 डिग्री पर होने की वजह से ये बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। अच्छा एक बात और कि ये क्लोरीन दूसरे मॉलिक्यूल के साथ और ये क्लोरीन दूसरे मॉलिक्यूल के साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी बना पाता है, लेकिन यहां तो क्योंकि दोनों पास पास आ गए हैं, ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इतना अच्छा नहीं बना सकता। मतलब इस पैराक्लोरोबेंजीन के सामने इधर एक पैराक्लोरोबेंजीन रख दो, इधर एक पैराक्लोरोबेंजीन रख दो, तो उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी अच्छे रखेंगे, अच्छे बनेंगे। इसलिए क्या होता है गाइस, इसलिए आप लोगों को यहां पर बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से आप लोगों को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बनते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, चलो इतना नोट करो, इसका स्क्रीनशॉट लो। फिर अब हमारी 2 फिजिकल प्रॉपर्टी बच रही है, डेंसिटी और सॉल्युबिलिटी, जल्दी से डिस्कस करते हैं। बिफोर दैट टेक द स्क्रीनशॉट। ओके मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया तरीके से सब कुछ चीज क्लियर हो रही है। चलिए लास्ट 2 प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ के हमारे आज के इस लेक्चर को कंप्लीट करेंगे, एंड आप लोग इस लेक्चर में एक स्टेप और आगे बढ़ गए हो। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टीज, बस केमिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट करी, चैप्टर खत्म, है कि नहीं। चलो ग्रेट। तो गाइस 9th केमिकल प्रॉपर्टी हमारी जो है दैट इज डेंसिटी। प्यारे बच्चों डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब क्योंकि इन कंपाउंड्स में हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन हटता है, हाइड्रोजन जिसका मास 1 है, आप समझना, जैसे मान लो आपके पास में मीथेन है, मीथेन एक तरीके की गैस है, और ये गैस होने की वजह से इट इज लाइटर देन वाटर, पानी के मुकाबले थोड़ी सी ये हल्की है। अब आपने क्या करा, यहां से हाइड्रोजन हटा दिया,
तो इसके मास में कितने का नुकसान हुआ? अभी आप देखो, अभी आपके मीथेन का मास कितना? 16 इन 1 लीटर, तो ये हो जाएगा 16 ग्राम्स पर लीटर इसकी डेंसिटी हो गई। ठीक है, 1 लीटर आपने पानी ले लिया मान लो, या जो भी आपने वॉल्यूम ले लिया। अब आपने इसमें से एक हाइड्रोजन हटाया, तो मास कितना बच गया? 15, यानी 1 का नुकसान हो गया। लेकिन आपने इसकी जगह लगाया क्या? आपने इसके जगह मान लो क्लोरीन लगा लो। क्लोरीन का सीधा मास 35.5 होता है, तो 35.5 प्लस 12 47.5 और 3 50.5, सीधे मास बढ़ गया, कितना हो गया? 50.5 इन 1 लीटर। तो डेंसिटी क्या हो गई? 50.5 ग्राम्स पर लीटर। डेंसिटी एकदम बढ़ गई ना। सो क्या होता है, जैसे ही आप लोगों ने हेलोजन अटैच किया उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, आपके नॉर्मल हाइड्रोकार्बन की डेंसिटी बढ़ जाती है। इनफैक्ट ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, ये जो हेलोजन्स है ये इतने भारी होते हैं कि इनकी डेंसिटी वाटर से भी ज्यादा हो जाती है। सो ड्यू टू अटैचमेंट ऑफ, ऐसा बिल्कुल क्लियरली लिखेंगे दैट ड्यू टू द अटैचमेंट ऑफ हेलोजन which can be fluorine, chlorine, bromine, iodine, the density increases and it becomes heavier than water. कोई परेशानी? क्लियर? चलिए, लास्ट physical property, that is solubility in water. Solubility is the last property. अब प्यारे बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट बात बड़े ध्यान से सुनना। एक्चुअली क्या होता है, जब आप वाटर के अंदर किसी चीज को डिसॉल्व करते हैं, तो आप जरा पहले वाटर के स्ट्रक्चर को समझो। ये है तुम्हारे पास में वाटर, ये है तुम्हारे पास में वाटर, है ना? तो क्या बड़ी बात है, हमको बेल आइकॉन फर्क नहीं पड़ता हमारे पास में वाटर है या नहीं। अब देखो, इस वाटर के अंदर इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और हम लोग सब जानते हैं कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से बहुत स्ट्रांग होती है। दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज वेरी स्ट्रांग सॉर्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब जब आप इसके अंदर किसी अल्काइल हैलाइड को मिलाओगे, जैसे मान लो आपने इसके अंदर मिथाइल क्लोराइड को मिला दिया, या इथाइल क्लोराइड को मिला दिया, या प्रोपाइल क्लोराइड को मिला दिया, तो उस प्रोपाइल क्लोराइड को या आपके अल्काइल हैलाइड को आकर सबसे पहले वाटर के अंदर, जैसे मान लो आपने CH3X मिला है, तो क्या है, इसके अंदर भी पोलर है, पोलर पोलर इंटरेक्शन है, डाइपोल डाइपोल। तो सबसे पहले क्या होगा, पहले इसको अलग होना पड़ेगा। जब ये अलग होगा तो इनके अलग होने से जो एनर्जी निकलेगी, इनके अलग होने से जो एनर्जी निकलेगी, वो एनर्जी वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ेगी, और जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटेगी तब ये वाटर मॉलिक्यूल आपके हेलोजन्स के साथ इस तरीके से अटैचमेंट करेगा, और ये दोनों जब एक दूसरे के साथ में नया अटैचमेंट बना लेंगे, हम कहेंगे ये दोनों आपस में सॉल्युबलाइज हो गए। समझ गए बात को? यानी क्या होगा, अल्काइल हैलाइड पहले पानी में जाकर खुद डिसोसिएट होगा, उसके डिसोसिएशन से जो एनर्जी निकलेगी वो एनर्जी वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ेगी, और वाटर के हाइड्रोजन बॉन्ड्स टूटने के बाद आपके एल्काइल हैलाइड और वाटर के बीच में एक नया इंटरैक्शन डेवलप होगा, जिसकी वजह से ये दोनों एक दूसरे के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे, या मैं कहूं सॉल्युबल हो जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपका जो एल्काइल हैलाइड है इसके अंदर डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन है जो कि कमजोर है, एज कंपेयर टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो वाटर के अंदर है। तो अल्काइल हैलाइड से इतनी एनर्जी निकल ही नहीं पाती कि वो वाटर के अंदर मौजूद हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक कर सके, और अगर ब्रेक हो भी जाता है तो अल्काइल हैलाइड और वाटर के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन पाएगी, एक वीक टाइप का डाइपोल फोर्स बन पाएगा जो कि फेवरेबल नहीं है। वाटर के साथ अगर कोई एलिमेंट, वाटर के साथ में अगर कोई कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले
तब वो बहुत अच्छा सॉल्युबल हो जाएगा। यानी अगर आपने वाटर के अंदर वाटर 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 के बीच की हाइड्रोजन बॉन्डिंग तोड़ी है, तो फिर वो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ये एक्सपेक्ट करेगा कि आप उसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही बनाए। अगर आपने उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग को छोड़ के किसी और टाइप का, जैसे डाइपोल डाइपोल फोर्स बना दिया या वेंडर वॉल फोर्स में लंडन फोर्स बना दिए, तो फिर ये वाटर को पसंद नहीं आएगा, ये आपको डिसॉल्व नहीं होने देगा। वाटर को हाइड्रोजन बॉन्डिंग चाहिए, लेकिन अल्काइल हैलाइड में ऐसा कोई भी एटम मौजूद नहीं है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की ताकत रखे सिवाय फ्लोरीन के। इसलिए फ्लोराइड्स फिर भी थोड़े बहुत पानी के अंदर सॉल्युबल हो जाते हैं। बाकी यूजुअली जितने भी आपके अल्काइल हैलाइड्स होते हैं, तो यूजुअली योर हेलोजन कंपाउंड्स आर लेस और पार्शियली, हल्के फुल्के, soluble in water because of having dipole dipole force, they are not able to break the hydrogen bonding present between water, and hence they remains partially soluble। बस, बहुत बढ़िया, इससे ज्यादा आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। तो गाइस यहां पर आपकी जो भी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज थी वो कंप्लीट हो गई। अगले वीडियो में हम लोग केमिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे, जो एक अपने आप में बड़ा टॉपिक है। यानी आज आपका आधा चैप्टर कंप्लीट हो गया, आधा चैप्टर और बचा है, वो आपके सामने ऐसे कंप्लीट हो जाएगा अगले कुछ लेक्चर्स में, तो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। डोंट वरी, अपुन बोला था ये भी जल्दी करा देगा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी जल्दी हो जाएगा, 2 चैप्टर जल्दी निपटा रहे। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। अच्छे तरीके से इसको नोट कर लीजिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैंने जो एक्सप्लेन किया इस चीज को वो आप अपनी भाषा में डिटेल में लिखेंगे, ये मैंने एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखाया है। चाहे तो एक बार एनसीईआरटी में सॉल्युबिलिटी जो लिखा है वो प्रीफर कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। तो चलो गाइस, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।